एक इंडियन मीटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, IMD। उनको बोलते हैं हिंदी में, उनको बोलते हैं मौसम विभाग। अब क्योंकि हम ज्यादातर बच्चे महाराष्ट्र में रहते हैं इसलिए हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन हमारी बैच की एक स्टूडेंट मिष्टी, क्योंकि वो तमिलनाडु में रहती है और वहां पे धुआंधार बारिश होती है, खतरनाक जबरदस्त बारिश, भवंडर तूफान, सारे नेचुरल कैलामिटीज वहां पर आ जाते हैं। इसलिए मिष्टी अक्सर ये शब्द सुनती होगी कि मौसम विभाग ने या इसने मौसम विभाग ने, वेदर फोरकास्टिंग डिपार्टमेंट ने चेतावनी जारी की है कि आज शाम 4 बजे से सारे लोग बीच खाली कर दे। सुना है मिष्टी, तूने ऐसा अक्सर सुना होगा। स्कूल को हाँ छुट्टी हो गई, भैया। मिष्टी को तो साल में 15 छुट्टी तो इसके वजह से होती है क्योंकि बहुत बारिश हो जाती है उसके गाँव में, मदुराई में भैया बहुत तो बारिश हो तीस जाती है। तीस विधि तो ऐसे हो खुश हो गई जाती एक बार, है। मैं भी उसी गाँव में चली जाती हूँ, मेरे को भी छुट्टी छुट्टी मिल जाएगी। ठीक है। तो मिष्टी को उसके गांव में 15 दिन तो छुट्टी इसलिए मिलती बारिश की वजह से। और ऐसा नहीं होता है कि उनकी सुबह बस लेने को आ गई और हो गई छुट्टी। बारिश गिरने से 5 घंटे पहले ही ये वेदर फोरकास्टिंग वाले बता देते हैं कि बहुत बारिश होने वाली, बच्चों की स्कूल कैंसिल। 5 घंटे बिफोर बता देते, भविष्यवाणी करते, भविष्यवाणी। भविष्यवाणी को इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों, जल्दी बताओ, क्या कहते हैं? ना ना ना, फ्यूचर नहीं, फ्यूचर में होने वाला, फ्यूचर तो भविष्य है, लेकिन भविष्यवाणी नहीं होता है उनके पास। उसको कहते हैं प्रेडिक्शन। एस्ट्रोलॉजी। क्या कहते हैं उसको? प्रेडिक्शन। प्रेडिक्शन करना, प्रेडिक्ट करना। तो या फिर ये तो प्रेडिक्ट करना तो ऐसे है कि थोड़ा सुपरस्टिशियस लोगों का काम है। तो साइंस में हम लोग फोरकास्ट करते हैं। फोरकास्ट मतलब बिफोर, बिफोर कास्ट करना या फोरकास्ट करना मतलब पहले ही आगे क्या होने वाला है ये पहले ही बता देना। ठीक है, मैंने आज ही फोरकास्ट कर दिया कि 13 जुलाई को पेपर होगा। अब हो सकता है ये भविष्यवाणी गलत भी हो सकती है, अगर मौसम बिगड़ गया, सब भैया बच्चों की स्कूल की एग्जाम आ गई, ठीक है, वातावरण खराब करने लग गया, वातावरण अगर बहुत मौसम बहुत खराब लगने लग गया, अगर सबके मम्मी पापा के फोन आने लग गए कि बच्चों की स्कूल की एग्जाम है, ट्यूशन का पेपर अभी मत लो, तो हो सकता है कि ये फोरकास्ट खराब भी हो जाए। तो कई बार भैया वेदर डिपार्टमेंट एक प्रेडिक्शन देता है और उस प्रेडिक्शन के हिसाब से हमें चलना पड़ता है। और IMD जो है, मोस्टली सदर्न स्टेट जो है, इंडिया के सदर्न स्टेट्स या जो फार नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है जहाँ पे बहुत बारिश होती है, या जो कोस्टल स्टेट्स है, महाराष्ट्र में कोंकण है, कोंकण, सब बच्चों को पता है ना। ये हमारा महाराष्ट्र निकल रहा हूँ मैं, थोड़ा रफ रफ, मैं हमारा महाराष्ट्र राज्य निकल रहा हूँ थोड़ा रफ रफ। ठीक है। महाराष्ट्र भी इंडिया जैसे ही दिखता है, देखा है तुमने कभी? हाँ, थोड़ा थोड़ा सा मिनी इंडिया दिखता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ऐसा है ना, है ना? हाँ, ऐसा रहता है महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में यहाँ पे पर्वत है, पर्वत कौन से पर्वत है पता है? इन पर्वतों को कौन से पर्वत कहते हैं? भैया सह्याद्री। नहीं। सह्याद्री के पर्वत कहते हैं इसको, और सह्याद्री ऑनलाइन में है। ठीक है। इसको सह्याद्री के पर्वत कहते हैं। यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज के सबसे बड़े बड़े और सबसे मजबूत किले बने हुए हैं। सारे, सारे के सारे 350 400 साल पहले बने थे, है ना, आज तक टूटे नहीं है। और वहां पे जो चढ़ने के लिए पायरिया सीढ़ियां उन्होंने बनाई थी उनके टाइम की, वो भी नहीं टूटी। लेकिन भारत सरकार ने उधर जाने के लिए जो सीढ़ियां बनाई अभी 10 साल पहले, वो सारी टूट गई। ठीक है। तो 350 साल पहले बनाया हुआ किला ज्यादा मजबूत है आज के 10 साल पहले के सीमेंट कंक्रीट के कंस्ट्रक्शन से। भैया ठीक है। बोलो जी। मेरे मम्मी को कॉल आ रहा है इसलिए मैं 2 मिनट कैमरा ऑफ करूँ क्या? भाऊ जी, देखो भैया मुझे एक डाउट है। तुम बच्चों को दिखा के पढ़ाया ना, तो वही तो फायदा होता है। देखो, एक भैया बात, उसके बोलो अंदर बोलो कौन बोलो। से मटेरियल्स मिक्स करते थे उस शिवाजी महाराज के टाइम पे कौन से मटेरियल्स यूज करते थे सीमेंट बनाने के पत्थर, लिए? सीमेंट नहीं रहता था, पत्थर के बनाते थे, पत्थर, और इंटरलॉक कर देते थे सब कुछ। ठीक है। और जो ठीक है। बनाने वाला रहता था ना, आर्किटेक्ट, तो उस जमाने में सोचो सिविल इंजीनियर भी रहते थे, बड़े बड़े आर्किटेक्ट रहते थे। शिवाजी महाराज के टाइम पे जो फोर्ट बनाए जाते थे, उस फोर्ट पे ऊपर ही 2-2 साल 3-3 साल तक लोगों के लिए राशन भर के रखना, खाना भर के रखना। क्योंकि काम करने वाले ऊपर 500-600 जन रहते थे, अकेला राजा और राजा के 10 सेवक थोड़ी रहते थे। ऊपर 2-2 हजार 3-3 हजार सैनिक रहते थे। और अगर नीचे शत्रु आकर बैठ गया, पहाड़ के नीचे शत्रु आकर बैठ गया, तो 2 साल तक नीचे जाते नहीं आएगा। तो इतना खाना पानी राशन, पानी सोचो, पानी, वॉशरूम सोचो, टॉयलेट बाथरूम सोचो, रोज नहाना,
वॉशरूम जाना, सारा क्लीनलीनेस हाइजीन मेंटेन करना। तो ये, और मान लो नीचे पूरा डेरा डाल दिया शत्रु ने, पहाड़ को चारों तरफ से घेर लिया है, और पहाड़ पे शत्रु ऊपर क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि ऊपर जंगल है, और जो ऊपर रहता है ना हाइट पे, उसका एडवांटेज रहता है। उसने एक भाला मार के फेंका तो 10 शत्रुओं को मार सकता है। इसलिए नीचे से शत्रु उस जमाने में कभी ऊपर चढ़ने की कोशिश नहीं करते थे। ठीक है, हाँ, भैया देखना। अगर जो नीचे अगर किसी ने घेर लिया तो फिर वो हाँ डायरेक्ट वैसे तोप उड़ा के, मतलब बोलते हैं ना अपन, तोप उड़ा के डाल सकते हैं ना। हाँ, लेकिन तोप भी कितनी रहेगी? तोप और तोप गोले तुम्हारे पास लिमिटेड रहेंगे ना। मान लो ऊपर रह रहे हैं 2000 मराठा सैनिक, मराठा मावड़े, है ना, उनके साथ में 100 भी वीआईपी लोग, और उसमें भी मान लो 2 जन बहुत अल्ट्रा भी वीआईपी लोग, मतलब राजा है ना, या सर सेनापति है एकदम हम्बीर राव मोहिते, ऐसे बहुत वीवीआईपी लोग जिनकी जान बचाना अत्यंत जरूरी है। क्योंकि वो डिसीजन ले सकते हैं, डिसीजन, आम जनता निर्णय ले सकती, उनमें करेज नहीं होता है। लीडर को बचाना इसलिए बहुत जरूरी होता है। 100 लोग मर गए तो भी चलता है, लेकिन एक लीडर को जिंदा रखना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि लीडर जो है स्ट्रैटेजी फ्रेम करता है, स्ट्रैटेजी। ठीक है, लीडर जो है वो रणनीति, युद्ध कैसे करना है ये तय करता है। ठीक है, उसमें वो कुशल होता है, उसमें वो निपुण होता है, उसमें वो बहुत होशियार होता है। तो अब तुम सोच के देखो कि उस टाइम किले के ऊपर अगर 2000 सैनिक और कुछ और भी वीआईपी लोग, अबाउट 2000 पीपल रह रहे हैं, और शत्रु ने चारों तरफ से नीचे घेर लिया है, और तुम्हारे पास जितने तोप है, जितने गोले हैं, तुमने पहले तोप फायर करने से पहले हिसाब लगा लिया कि हमारे पास तो 5000 ही तोप गोले बचे हैं, 5000 तोप गोले। अगर हम सारे के सारे फायर कर दे तब भी नीचे मुगलों ने, औरंगजेब ने 1 लाख मुगलों की सेना भेज कर रखी। तुम ऊपर 2000 और नीचे 1 लाख है। तुमने अगर पूरे 50,000 तोप गोले भी बरसा दिए उनके ऊपर, और वो तो इसी तैयारी से आए हैं कि तुम बरसा दो उनके ऊपर सारे के सारे। क्योंकि एक बार तुम्हारे तोप गोले खत्म हो जाएंगे तो उनकी बची कुची सेना फिर ऊपर आ पाएगी, इसलिए तो ऊपर आ नहीं रहे। तो तुमको बहुत शांति से काम लेना पड़ता था, और कई बार तो ऐसा होता था, कई बार ऐसे मौके आते थे कि 2-2 साल तक, 3-3 साल तक सारे सैनिक, सर सेनापति जी और सारे वीआईपी लोग, राजमाता जिजाऊ साहेब, ये सब लोग ऊपर रहते थे किले में, और 2-2 साल तक कोई नीचे डेरा डाल के बैठ जाता था। जैसे सबसे फेमस डेरा पता है तुमको किसने डाला था? सिद्दी जोहर। डेरा नहीं डालते थे, बेड़ा डालते थे। हाँ, बेड़ा डालना या डेरा डालना एक ही चीज रहती है। तो उसको बोलते हैं, सिद्दी जोहर ने हाँ सबसे बड़ा डेरा डाल दिया था हाँ। छत्रपति शिवाजी महाराज को पकड़ने के लिए। उसका भी गेम ओवर करके महाराज निकल गए। तब छत्रपति शिवाजी महाराज ऊपर 1 वर्ष तक अटके हुए थे, सोचो। 1 वर्ष तक वो नीचे जाकर कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। अगर नीचे मुगलों की सेना कोई मंदिर भी तोड़ देती, मंदिर, और जानबूझ के तोड़ते थे वो, ताकि छत्रपति शिवाजी महाराज को क्रोध आए और बदला लेने के लिए वो किले से नीचे उतरे, और जैसे ही वो नीचे उतरे हम उनको धर दबोच ले, हम उनकी हत्या कर दे। इसलिए वो जानबूझ के नीचे मंदिर तोड़ा करते थे, और जानबूझ के मंदिर तोड़ने की खबर अपने खबरियों के साथ में ऊपर भेजा करते थे। देखो, ऐसा सब कुछ चलता था। तो उस समय पे भी इतना सारा वॉर वगैरह चलता था, और ये आज महाराष्ट्र है, और ये हमारा छत्रपति संभाजीनगर डिस्ट्रिक्ट है। दिख रहा है रेड रेड भैया कलर का? ठीक है, ये पुराना मैप है इसलिए। फिर देखो, भैया अपन कुछ बच्चों की बात करते हैं अभी, जैसे अपना उत्कर्ष है, बड़बड़ करते रहता है। उत्कर्ष कौन से जिले में रहता है? कौन सा सबसे जिला है ये? टॉप वाले पता है? जलगांव। 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 नीतिताई किधर रहते हैं? नीतिताई रहता है इधर, बहुत ही ज्यादा दूर, नांदेड़। विदिताई किधर रहते हैं? बता दो। अहमदनगर। ये नांदेड़। विदिताई किधर रहते हैं? नासिक, संगमनेर। वो है भैया ना? अहिल्यानगर और नासिक के बीच में आता है ना। ओ जी, पर प्रॉपर आता है नासिक में। ये यहाँ पे विदिताई रहते हैं, नासिक। और कौन बाहर रहता है? संस्कृति रहती जानना। नहीं भैया, परभनी। परभनी। सॉरी 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 भैया सॉरी, मैं जालना परभनी। में रहता हूँ। हाँ, ये परभनी में रहती है संस्कृति ताई, और जालना में रहता है रामू। ठीक है, देखो सब दूर दूर। देखो, ये अगर भैया नीति गाड़ी में क्या है, साथ में संस्कृति को भी बिठा ले और वो दोनों राम को भी बिठा ले, तो वो तीनों ट्यूशन पे पहुंच जाएंगे। उनके डिस्ट्रिक्ट जॉइंट है सारे के सारे। और ट्यूशन से अगर अपन ट्रिप निकाल ले और सब लोग गाड़ी करके आए, तो फिर अपन विधि को लेके घूमने मुंबई चल जाएंगे। सब लोग पूरी पलटन ट्यूशन से निकल के भैया मुंबई। मैं पर कौन छूट जाएगा इसमें?
उत्कर्ष छूट जाएगा, फिर उत्कर्ष को अपने को ऊपर से ट्यूशन पे बुलाना पड़ेगा। बात भैया समझ आई क्या? नागपुर से कोई तो है अभी ना? अभी अभी तुम छोड़ो, अभी अपन ज्योग्राफी लिख रहे थे। इधर देखो, ये महाराष्ट्र है, और महाराष्ट्र में ये समुंदर दिख रहा है ब्लू ब्लू कलर का, चर्या गई थी उधर हाँ घूमने। भैया और ये पर्वत देखो, पर्वत बोलो पर्वत देखो, ये सारे सह्याद्री के बड़े बड़े पर्वत है। अब तुम नाम देखना भला क्या, और तुमको क्लिक होगा, अरे हाँ ऐसा है क्या। नीचे नाम है सिंधुदुर्ग, नाम सुना है सिंधुदुर्ग? नहीं, छत्रपति शिवाजी महाराज के बॉर्डर के जो किले रहते थे, पानी में बनाए हुए किले, वो वहां पे रहते थे, सिंधुदुर्ग। फिर नाम सुना है ये तो रायगढ़। उसके बाद नाम सुना ही होगा पुणे, सिंहगढ़, पन्हाड़ा, कोल्हापुर। भैया में अभी मेरी बड़ी मम्मी है। हाँ जी, देखो तो ये सारा सारा, फिर पालघर, ठाणे, ये सारे के सारे, ये सारे के सारे जो है, ये सह्याद्री के काले काले पर्वत दिख रहे हैं ना, इसलिए इधर बहुत सारे गढ़ किले, बहुत सारे। और अपने संभाजी नगर में तो दो ही है, एक देवगिरी किला और एक भांगसी माता गढ़, दो ही है। बीड़ में है क्या कोई किला? नगर में एक दो किले हैं, नगर में एक दो है, धाराशिव भैया में है, परभनी में नहीं है? लातूर में एक दो है, परभनी में नहीं है, मोस्टली नहीं है। तो इधर इधर वाले महाराष्ट्र में रहते थे क्या शिवाजी महाराज, इधर का माना जाना रहता था। इसको बोलते हैं विदर्भ, ज्यादातर इसको बोलते हैं विदर्भ। भैया जलगांव में भी नहीं आता है? नहीं, भैया देखो पर मैं, जालना मराठी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बता रहा हूँ, टेंशन मत। इधर देखो, ये दिख रहा है, ये रेड रेड वाला, ये रेड रेड वाला, इसको बोलते हैं विदर्भ। इधर देखो सब बच्चे। फिर अभी ब्लैक ब्लैक वाला बताता हूँ एक। नांदेड़, परभणी, जालना, संभाजीनगर, नाशिक, नगर, बीड, उस्मानाबाद, उस्मानाबाद नहीं, धाराशिव। ठीक है, ये सब कुछ इसको बोलते हैं मराठवाड़ा। अपने मैक्सिमम ट्यूशन के बच्चे कहाँ से रहते हैं? मराठवाड़ा। कुछ कुछ विदर्भ से, अभी जैसे सक्षम है, सक्षम, सक्षम यहाँ पर रहता है, दूर एकदम नागपुर। सक्षम यहाँ पर रहता है, देखो सिक्स्थ में सक्षम बैठा है अभी, है ना, तो नागपुर से कर रहा है वो, विदर्भ में। वाह। फिर प्रीशा है, प्रीशा, प्रीशा तो मराठवाड़ा में ही आती है, धुले। तो इसको ऊपर ऊपर एक्चुअली जळगांव, धुले, नंदुरबार, इसको ना खानदेश बोलते हैं, खानदेश। सुना है क्या, खानदेशी? हाँ और भाई। ये इधर इधर जो रहता है, ठीक है, ये कोल्हापुर, सातारा, पुणे, रायगढ़, ठाणे, रत्नागिरी, ठीक है, ये सांगली, इसको सबको बोलते हैं कोंकण। क्या बोलते हैं इसको? कोंकण। कोंकण। ध्यान रखना। और सोलापुर भी मराठवाड़ा में जाता है, सोलापुर। महाराष्ट्र के करीब 3-4 टुकड़े समझ रहे हैं, उधर क्या है? विदर्भ। हमारा संभाजीनगर, नासिक, जालना, जितना हम ट्रेन से जाते हैं ना जनरली, गाड़ी से भी, बीड़, नगर, लातूर, नांदेड़, ये मराठवाड़ा। फिर ये पुणे, मुंबई, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, ये कोंकण। और ऊपर 3, नंदुरबार, धुळे, खानदेश, जळगांव। धुळे और जळगांव ये किस में आते हैं? खानदेश। ध्यान रखोगे पक्का। अभी तुम देखो, अपने यहाँ पे एक रास्ता बना है, संभाजीनगर से जाता है। कौन सा रास्ता बना है? नहीं नहीं नहीं, समृद्धि, पता है समृद्धि? समृद्धि नागपुर से समृद्धि चालू महाराज। होकर किधर जाता है? मुंबई। तो देखो, एक मिनट ध्यान से, क्या नागपुर से वो वर्धा से गुजरता है? वर्धा। फिर इधर आगे आके देखो, क्या जालना से गुजरता है समृद्धि? हाँ। संभाजीनगर से गुजरता है? नगर से भी जाता है, हाँ, है ना। इसलिए तो फिर विधि अभी जल्दी से आ पाई थी, संगमनेर से समृद्धि से ही आए थे ना, पटकन से, है ना। ऐसे, और फिर ठाणे, और फिर मुंबई। ये हो गया समृद्धि, ये काला काला रास्ता क्या बन गया? समृद्धि। अभी और एक रास्ता बताता हूँ तुमको, जो एमपीएस को जो बच्चे जाते हैं उधर लगता है, वो है धुले से लेके सोलापुर तक, धुले सोलापुर हाईवे। वो भी संभाजीनगर से गुजरता है, नगर से गुजरता है, बीड़ से गुजरता है, उस्मानाबाद से, धाराशिव से, और सोलापुर तक जाता है। समझा क्या? पक्का? ऐसे रोड की भैया कनेक्टिविटी रहती समृद्धि महामार्ग है। परतुर से भी जाता है। हाँ जी, समृद्धि महामार्ग परतुर से, जालना परतुर में आता है ना, इसलिए वहां से जाता है। और सब बच्चे इधर ध्यान से सुनो, ओए टिंकू पिंकू चिंकू पिंकू, इधर देखो। अब एक बहुत फेमस रास्ता बन रहा है, वो अभी पूना से मुंबई जाने के लिए एकदम फास्ट रास्ता है। पूना मुंबई एक्सप्रेसवे, 2 घंटे में मुंबई से पुणे जाते हैं। और संभाजीनगर से पूना जाने में मालूम है कितना टाइम लगता है? 6 घंटे लगते हैं, 5-6 घंटे। तो अभी 7 घंटे तक लग जाते हैं। तो अभी संभाजीनगर से पुणे डायरेक्ट 2 घंटे में जा पाएंगे, ऐसा रास्ता बन रहा है। हाँ, सीधा रास्ता बन रहा है, संभाजीनगर पुणे, जो नगर से होके जाता है, सीधा स्ट्रेट रास्ता। संभाजीनगर से निकले, लासूर से संभाजीनगर गए, वहां से डायरेक्ट 1.5 घंटे में पुणे।
भैया कोई जल्दी टर्न नहीं। जाएगा जल्दी जाएगा नहीं, हाँ टर्न वन थोड़ा बहुत रहेगा लेकिन जनरली स्ट्रेट रखा जाता है ऑलमोस्ट। दूर से देखने पे मून पे से जाके देखा तो सीधा से लगेगा। इसको क्या बोलते हैं पता है? इसको बोलते हैं रोड कनेक्टिविटी अच्छी रहनी चाहिए। हमारे रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कौन है बच्चों, पता है तुम्हें? जल्दी बताओ ऑनलाइन बच्चों, किसको पता है? गूगल नहीं करने का, गूगल नहीं करने का। नहीं पता? नितिन गडकरी जी है। ये देखो, ये इंडिया में जो रास्ते बनने वाले हैं ना, उन रास्तों का नक्शा है। ये उन रास्तों का, अभी तेज नहीं है, ये सबसे बड़े बड़े रास्ते हैं। इसको बोलते हैं नेशनल हाईवे। इन रास्तों को बोलते हैं नेशनल हाईवे। रुको मैं दूसरा मैप निकालता हूँ एक आधा। ये देखो नेशनल हाईवे। देखो, इसमें अभी अगर तुम ध्यान से देखो, अपन थोड़ा रेड कलर यूज करेंगे, तुमको मुंबई दिख रहा होगा, नासिक, धुलिया, अमरावती, अकोला, नागपुर, है ना, पुणे, फिर उसके बाद सोलापुर, कोल्हापुर, रत्नागिरी। थोड़ा दूर ऊपर जाओ तो भोपाल, नाम सुना है ना? उज्जैन महाकाल सुना है? उज्जैन, वडोदरा, गुजरात, हाँ सूरत, भैया। है ना? ये सारे रेड रेड कलर के हैं, देखो। और ऐसे कनेक्टिविटी रहनी चाहिए। अभी इसमें संभाजी नगर इधर नहीं है तो क्योंकि ये पूरा पुराना वाला मैप है। अब संभाजी नगर को अगर हम यहाँ पे रख दे, CSN, छत्रपति संभाजी नगर, तो नागपुर से लेके तो संभाजी नगर तक, और संभाजी नगर से लेके मुंबई तक सपाटकन एक समृद्धि बनाया गया है, एकदम फास्ट आने जाने के लिए, सीधा। समृद्धि ऑलमोस्ट सीधा है, ऑलमोस्ट सीधा, इतना सीधा कि उस पे चलाते चलाते, क्योंकि टर्न नहीं आते हैं तो ड्राइवर लोग बोर हो जाते हैं, और बोर हो जाते हैं तो उनको हल्की हल्की नींद आने लगती है ना? अलर्ट नहीं रहते हो, और नींद आने लगती है तो धड़ाम से जाके एक्सीडेंट हो जाता है। इतना सीधा है समृद्धि। तो समृद्धि पे गाड़ी चलाते टाइम बहुत अलर्ट रहना पड़ता है, बहुत अलर्ट, सावधान। भैया पर समृद्धि पे वहाँ पे नीचे जाके रेस्ट एंड सर्विस एरियाज भी होती है ना, मतलब वो हाँ जी। हाईवे पे होते हैं तुम मोस्टली। इधर देखो, नॉर्थ ईस्ट में, फार नॉर्थ ईस्ट में। करने के बाद कुछ नहीं लगता। नहीं नहीं, अरे होता है बाबा एक्सीडेंट, पर ध्यान रखते हैं अभी लोग। ये तो इंडिया का गलत मैप है। ये तुमको पता है, चाइना और पाकिस्तान वाले भैया जानबूझ उधर के हर इंडिया का जगह मैप से ऐसा बनाते हैं। चाइना और पाकिस्तान वाले ना जानबूझ के इंडिया का मैप ऐसा बनाते हैं। ये पाकिस्तान वाले जो है हमारे, इतना हिस्सा है ना रेड वाला, ये रेड वाला हिस्सा पाकिस्तान ने चुरा के रखा है, वो उनके नक्शे में दिखा देते हैं। और ये इधर वाला हिस्सा है एक, ग्रीन वाला, ये चाइना ने चुरा के रखा है, वो उनके हिस्से में बता देते हैं। तो ये जो ग्रीन वाला हिस्सा है जो चाइना ने चुरा के रखा है, इसको बोलते हैं अक्साई चिन। और जो रेड वाला हिस्सा है जो पाकिस्तान ने चुरा के रखा है, उसको बोलते हैं POK। किसी मूवी में सुनो तो ध्यान रखना, POK मतलब ऐसा कश्मीर का हिस्सा जिसने पाकिस्तान ने कब्जा करके रखा है, जिसपे इलीगल कब्जा, ऑक्यूपाइड पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, कश्मीर। उसको बोलते हैं। भैया मैंने फाइटर मूवी में सुना है पीओके। हाँ जी, भैया मैंने POK। पहलगाम अटैक की न्यूज़ में सुना था। और असली में ऐसा ये क्या पाकिस्तान ने हमारा ये वाला पोर्शन ले रखा है और ग्रीन वाला पोर्शन चाइना ने ले रखा है। ये अक्साई अक्साई जिन जो है, ये चाइना ने 1962 में लिया था। तब हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन थे पता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और ये POK वाला हिस्सा किसने लिया था, पाकिस्तान ने कब लिया था पता है? नहीं, भैया वो लिया था उन्होंने 1955। इंडिया तब थे हमारे प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो अभी ये हम, सेम थे। हाँ तो अभी ध्यान से सुन। अब पाकिस्तान 2016 में थोड़ा सा और हिस्सा लेना चाहता था। ये ब्लू ब्लू कलर का दिख रहा है, ब्लू ब्लू कलर का, ये वाला हिस्सा जम्मू। पाकिस्तान लेना चाहता था 2016 में। तब हमने उनको बहुत फटके दिए, क्योंकि तब प्राइम मिनिस्टर थे नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मोदी। और 2020 में चाइना ये ब्लैक कलर वाला हिस्सा लेना चाहता था। इसको कहते हैं गलवान, इस हिस्से को कहते हैं गलवान। 2020 में चाइना लेने चाहता था, लेकिन हमने उनको भी बहुत फटके दिए, क्योंकि तब प्राइम मिनिस्टर थे मोदी। नरेंद्र दामोदर दास। नरेंद्र दामोदर मोदी। तो ये फर्क होता है, इसलिए मैंने बोला ना तुमको, 100 लोग मर गए तो भी चलेगा, लेकिन कौन जरूरी है? लीडर। लीडर। छत्रपति शिवाजी महाराज को, छत्रपति शिवाजी महाराज को बचाने के लिए जो
पूरे सैनिक जो है, मतलब एक व्यक्ति को बचाने के लिए सारे सैनिक अपनी जीवन दांव पे लगाने के तैयार रहते थे, क्योंकि शिवाजी महाराज की जैसी सोच थी, वो जैसी स्ट्रैटेजी बनाते थे, मुगलों को हराने की जो तरकीब वो बना सकते थे, वैसी कोई और सोच भी नहीं सकता था। तो मराठी में एक म्हण है जो शिवाजी महाराज के लिए कही गई थी, लाख मेले तरी चालतील, पण लाखोंचा पोशिंदा, लाखोंचा पोशिंदा जगला पाहिजे, ऐसी मराठी में एक म्हण है। जैसे तुमको मुहावरे होते हैं, वाक्य प्रचार होते हैं, तो एक मराठी वाक्य प्रचार है ये। तो लाख, और ये स्पेसिफिकली छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए कहा गया है कि अगर उनको बचाते वक्त लाख लोग भी मर जाए, लाख मराठा भी मर जाए शिवाजी महाराज को बचाने के लिए तो चलेगा, क्योंकि महाराज ऐसे व्यक्ति है जो लाखों को बचा सकते हैं, जो लाखों की देखभाल करते हैं, उनके लाखों बच्चे हैं, ठीक है, वो पूरी प्रजा उनका बच्चा है और वो पूरी प्रजा को बचाते हैं। इसीलिए उनको बचाने के लिए अगर लाख लोग भी मर गए तो चलेगा। तो लाख मेले तरी चालतील, पण लाखोंचा पोशिंदा, लाखोंचा पालनहार पालन करता तो जगला पाहिजे। भैया ऐसा ऐसा पोशिंदा किसने, मतलब पोशिंदा मतलब जो ध्यान रखता है, सबकी सारी प्रजा का ध्यान रखता है, उसको बोलते हैं। ये किसने कहा था पता है? ये बहुत शूरवीर योद्धा थे, उनका नाम था बाजी प्रभु देश पांडे। खतरनाक योद्धा थे, एकदम खतरनाक, एकदम जबरदस्त। उन्होंने 20 आवर्स तक नॉन स्टॉप फाइटिंग की थी, उनके आखिरी दिन 20 भैया घंटे तक। उनका हाथ कट गया था, उनका उनका सर पैर कट गया था, उनकी लड़ाई के समय उन आखिर के 20 घंटों में एक आंख कट गई थी। उस समय बंदूकबाज को बुला के उनके छाती में 2 गोलियां भरी गई थी, वो नीचे गिर गए थे, मृत गिर गए थे, पर फिर भी 15 मिनट बाद होश में आकर वो वापस से उठे, और ऐसे वो 20 घंटे तक लड़ रहे थे छत्रपति शिवाजी महाराज को बचाने के लिए। 20 घंटे तक 400 मराठा सैनिक लड़ रहे थे, 400 मावड़े 2000 मुगलों की सेना से, 400 जन लड़ रहे थे 2000 से। एक एक मराठा सैनिक हाथ में 2 तलवारें पकड़ के 5-5 मुगलों सैनिक से लड़ लड़ रहा था। 20 घंटे तक लड़ाई चल रही थी, 20 घंटे तक, ताकि छत्रपति शिवाजी महाराज को बचाया जा सके। और वो सभी के सभी वीर गति को प्राप्त हुए, लेकिन उनके वजह से ही शिवाजी महाराज बचे, ठीक है। और ये जो लड़ाई हुई थी ना, भैया ये अगर जो पीओ युद्ध हुआ था, ये इस भैया युद्ध अगर को महाराष्ट्र पीओ में जहाँ पर ये हुआ था, उस युद्ध को, उस जगह को कहा जाता है पावन खिंड। जहाँ पर ये युद्ध हुआ उस जगह को कहा जाता है पावन खिंड। पुणे के पास में ये जगह है, आज भी है, और कई लोग वहां पर जाते हैं, देखने के लिए जाते हैं। मैंने अभी 2 दिन पहले एक व्हाट्सएप स्टेटस रखा था मराठी में, ऑरेंज ऑरेंज कलर, तो वो भी हाँ उधर ही भैया पावन खिंड को भी 12 और 13 तारीख को जाने वाले हैं। और एक मेरे दोस्तों ने ट्रिप, मेरे दोस्त जाते रहते हैं हर साल, मैं भी कभी कभी गया हूँ, एक आध बार गया हूँ, मैं एक बार गया हूँ, तो ऐसे समझा, थोड़ी हिस्ट्री बताइए। हाँ जी बोलो। नहीं, वो जो रेड वाला हिस्सा है उधर हमारे इंडियन में है। दिल्ली और न्यू दिल्ली में मस्त क्वेश्चन पूछा अंकिता ने, एक बहुत भारी क्वेश्चन पूछा, ठीक है, ध्यान से सुनना। बाकी बच्चे माइक ऑफ रखो, कुछ देर माइक ऑफ रखो। स्वरा आपका क्वेश्चन लेता हूँ मैं, 1 मिनट। अंकिता ने क्वेश्चन पूछा कि भैया दिल्ली में और न्यू दिल्ली में क्या फर्क है? तो देखो, ये दिल्ली जो शहर है ना, उधर बहुत सारे लोग रह रहे थे, उधर झोपड़ियाँ, झोपड़पट्टी, आम लोग, बिजनेस वाले लोग, व्यापारी, बड़े बड़े ऑफिस, कंपनियां, गाड़ियां के शोरूम, आइसक्रीम की दुकान, सब थे। इतने सब में हमारे देश को चलाना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि मोदी जी को अगर उनके घर से निकाल के पीएम को, प्रधानमंत्री को, अगर प्रधानमंत्री आवास, आवास मतलब प्रधानमंत्री जी का घर, अगर तुमको, देखो मराठी में समानार्थी आता है ना घर, तो तुम गृह, सदन ऐसे लिखते हो ना, तो वैसे ही आवास, हिंदी में घर को क्या बोलते हैं? आवास। तो प्रधानमंत्री जी अपने आवास से निकलकर अगर उनको कहीं पर जाना रहता था तो उनको बहुत देर हो जाती थी, 5 मिनट लग जाते थे, ठीक है। प्रधानमंत्री जी के लिए 2-2 सेकंड भी जरूरी होते हैं, भैया क्योंकि उनको, वो पर जल्द से जल्द पहुंच सके, इसके लिए 200 जन खड़े रहते, 200 जन, सारी गाड़ियां तैयार रहती, सारी सिक्योरिटी तैयार रहती, सारा रास्ता खाली करा दिया जाता है। मोदी जी अपने घर से 15 मिनट बाद निकलने वाले, तो 15 मिनट पहले ही पूरा रास्ता रोक दिया जाता है, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर है, उनके लिए, उनके द्वारा लिया गया एक एक सेकंड जरूरी होता है। कोई भी रहे, मोदी जी रहे या कल को कोई और रहे, योगी जी रहे, कोई भी रहे,
प्राइम मिनिस्टर का समय अत्यंत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, चाहे वो नेहरू जी रहे, वो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, या वो मोदी जी है, वो आगे योगी जी रहेंगे, कोई भी रहे, उनका टाइम बहुत जरूरी रहता है। तो उनको एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए 5 मिनट लग जा रहे थे, बहुत फालतू का टाइम पास हो जा रहा था। इसीलिए जो दिल्ली शहर है उससे थोड़ी सी दूर एक पूरा नया शहर बिठाया गया, जहां पर हमारा पार्लियामेंट, हमारा भारत देश का संसद भवन, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति जी का घर, राष्ट्रपति जी के घर को क्या बोलते हैं पता है ना, राष्ट्रपति भवन, जहाँ पे हमारे राष्ट्रपति जी मैडम प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी रहते हैं। फिर सारे उसके बाद में प्रधानमंत्री जी का घर, होम मिनिस्टर का घर, हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, जासूसों के जासूस, दुनिया के सबसे बड़े जासूस जो है अजीत डोवाल, वो जो रहते हैं, और ऐसे कई सारे सीक्रेट ऑफिस वगैरह रहते हैं जो टॉप सीक्रेट, हमारे एटम बॉम्ब की जानकारी जहाँ पर है, हमारे हथियारों की जानकारी जहाँ पर है, उन लोगों को स्पेशल एरिया में घर और सब कुछ बना के दिया। और उनमें उनमें बीच में कोई आइसक्रीम का गाड़ा नहीं डाल सकता, उधर जाके कोई पानी पूरी का ठेला नहीं लगा सकता, उधर जाके कोई रिक्शा विक्शा नहीं चला सकता, उधर वो कंप्लीटली वीवीआईपी जोन है। उस वीवीआईपी जोन को कहा जाता है न्यू दिल्ली। वो हमारी देश की कैपिटल है, वहां पर हमारे देश के सारे बड़े बड़े पॉलिटिशियन रहते हैं जो हमारे देश चलाते हैं, वो सब लोग वहां से देश चलाते हैं। तो दिल्ली तो एक शहर है, जैसे लासुर गांव और लासुर स्टेशन, शिवना नदी ओलांडी, शिवना नदी क्रॉस की लासुर गांव, वो वैजापुर तालुका है। शिवना नदी जो है वो वैजापुर और गंगापुर में बाउंड्री है। अपन सब गंगापुर तालुका में रहते हैं, लासुर गांव के मंदिर में जाते हैं तो अपन वैजापुर में चले जाते हैं, बाउंड्री ऐसा रहता है। और लासुर स्टेशन और लासुर गांव, ठीक है, अब मान लो लासुर स्टेशन में आज से 20 साल बाद बहुत बड़े बड़े अरबपति करोड़पति कुछ भी रहने लग गए, और उनको श्री कृष्ण कॉलोनी से जाने में बहुत टाइम लग रहा है। तो उन्होंने क्या किया, ये बीच में श्री कृष्ण कॉलोनी से गीता वन में बीच में सारे घर आ रहे हैं, नहीं देखो, ये सारी जमीन खरीद ली, सबको डिमोलिश कर दिया और सीधा रास्ता बनाया पटकन जाने के लिए, उसको बोलते न्यू दिल्ली। सारे लोग खाली कर दिए, तो लोगों को क्या बड़जबरी घर से निकाल दिया, ऐसे घर नहीं नहीं नहीं। लोगों का घर अगर 2 लाख रुपए का था, उनको 20 लाख रुपए का घर दिया, दूसरे जगह पे लेके पूरा खाली कर दिया, लेकिन पूरा एरिया खाली कर दिया, डिमोलिश करके सब न्यू बना दिया, उसको बोलते हैं न्यू दिल्ली, वो हमारे देश की राजधानी। हाँ विदिता ही पूछो। भाई मस्त क्वेश्चन पूछा अंकिता ने, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा, मजा आ गया एकदम। मेरे को सब मालूम है, लेकिन तुम पूछो तो मैं बताऊंगा। विधि भैया पूछो। भैया अभी जैसे जो पाकिस्तानी जो अपने लाइक जो दुश्मन कंट्रीज है वो हैकिंग करती है ना अपने इस पे, तो फिर अपन उन पे क्यों नहीं हैक करते, मतलब अपन ऐसे चुप क्यों बैठे रहते, हाँ ये कोई नहीं है? देखो देखो, अभी तुमने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा विधि, तुमने बहुत ही भारी क्वेश्चन पूछा। ये है ना, हमको जो लगता है ना और भैया असल आपकी में जो वॉइस होता है, टूट के आ रही है। ध्यान से सुनो। अरे एक मिनट एक मिनट एक मिनट, देखो मैं, हाँ अभी आ रही है, अभी आ रही है आवाज क्लियर? ऑल राइट, हाँ जी। हाँ जो भैया। असलियत होती है ना, सक्षम बाबू अभी मजाक वाला चश्मा लगा के बैठे हैं, वो असली है कि झूठ है? झूठ है, वो फिल्टर लगा के बैठे हैं। तो जो जो हमें बताया जाता है, जो हमें न्यूज से मालूम पड़ता है, उसको कहते हैं नैरेटिव। और जो सच्ची में हुआ है, जो शायद कभी बाहर ही नहीं आता, उसको बोलते हैं रियलिटी। तो पाकिस्तान अगर हम पे एक साइबर हमला करता है और हमारी एक वेबसाइट खाली करता है, तो हम पाकिस्तान पे बदले में 40 साइबर हमले करते हैं और पूरे पाकिस्तान की बिजली एक महीने तक उड़ा देते हैं। पर भैया ये तो अपने को पता ही नहीं चलता है कोई, और ये हमको पता इसलिए नहीं चलता है क्योंकि पाकिस्तान सारे न्यूज चैनलों को, इंडिया वाले नहीं, जो बड़े बड़े न्यूज चैनल है ना बाहर के फॉरेन के, उन सारे न्यूज चैनलों में बहुत सारे अपने खुद के देश के जर्नलिस्ट बिठा चुका है, सारे पाकिस्तानी जर्नलिस्ट होते हैं। तो पाकिस्तान की साइड लेंगे कि इंडिया की साइड लेंगे? पाकिस्तान की लेंगे। तो पाकिस्तान की बहुत तारीफ करते हैं, वो प्रशंसा करते हैं, झूठी प्रशंसा, कि देखो पाकिस्तान के एक हमले ने कैसे इंडिया को तहस नहस कर लिया। और वो इस झूठी खबर को, इस फेक न्यूज को इतना तेजी से एम्पलीफाई करते हैं, इतने तेजी से पूरी दुनिया में फैलाते हैं कि पूरी दुनिया को लगता है अभी अमेरिका में बैठ के, अब मैं तुम बच्चों को एक क्वेश्चन पूछता हूँ, अभी इजराइल जीत रहा है कि ईरान जीत रहा है? इसराइल। अपने मन का मत बोल देना, इजराइल जीत रहा है कि ईरान जीत रहा है? नहीं। इसराइल। अभी अभी दोनों में कांटे की टक्कर चल रही है, रियलिटी ये है कि दोनों में कांटे की टक्कर चल रही है। लेकिन हमारे इंडिया के न्यूज चैनलों में इजराइल को जरा ज्यादा ही हाइप करके बताते हैं कि इजराइल तो ऐसा है, इजराइल तो वैसा है, इजराइल तो डायरेक्ट यो यो हनी सिंह है, ठीक है, ऐसे बता देते हैं।
तो ऐसे बताते हैं कि इसराइल जीत रहा है, जबकि इसराइल को ईरान कांटे की टक्कर दे रहा है। तो ये नैरेटिव का वॉर है ना, इसलिए हम दुनिया में हार जाते हैं। और फिर जब दुनिया के बड़े बड़े चैनल ये रिपोर्ट करना शुरू कर देते हैं कि पाकिस्तान इंडिया को बराबरी की टक्कर दे रहा है। वैसे तो पाकिस्तान एक नंबर का भिखारी है। अगर पाकिस्तान इतना है, मजाक नहीं कर रहा हूँ, पाकिस्तान अगर इतना है तो इंडिया उसके सामने इतना है। लेकिन ये झूठ न्यूज के चलते, फेक न्यूज के चलते, जो इत्तू सा टिंगू सा पाकिस्तान है, भ्रमित करके पूरी दुनिया को बताया जाता है कि पाकिस्तान इंडिया के बराबर है। इसलिए पाकिस्तान बाकी पूरी दुनिया के सामने चिल्लाते रहता है कि हमारे पास भी एटम बॉम्ब है, इंडिया के पास में है तो हमारे पास भी, इंडिया ने अगर हमको कुछ किया तो हम एटम बॉम्ब से फोड़ देंगे इंडिया को। जबकि उसका एटम बॉम्ब सुतली बॉम्ब भी नहीं, उसका है पूरा का पूरा। पर फेक न्यूज इतना चलाता है। और ये फेक न्यूज से कुछ नुकसान होता है, हाँ, हमारे देश को इससे बहुत बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि इंडिया की गवर्नमेंट को नैरेटिव वॉर जीतना ही नहीं आता है। हमने, इंडिया वालों ने अकल लगा के अलग अलग देशों में हमारे जर्नलिस्ट अलग अलग न्यूज चैनलों में भर्ती नहीं करा दी है। पाकिस्तान ने ये गेम 20-30 साल पहले ही कर दिया था। पाकिस्तान को 20 साल पहले ही मालूम था कि वो इंडिया से हारेगा। तो इंडिया से हारेगा ये तो उसको मालूम रहेगा ना। पाकिस्तान की जनता को और भारत की जनता को और पूरी दुनिया की जनता को क्या लगता है, वो क्या सोचते हैं, ये ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ये ज्यादा जरूरी। तो पाकिस्तान ने अपने जो जासूस थे अलग अलग न्यूज ऑर्गेनाइजेशन में भेज के उन सबको जर्नलिस्ट बना दिया, वहां पे बड़े बड़े जर्नलिस्ट बना दिए, और वहां से वो सारी झूठी खबरें फैलाते हैं पूरी दुनिया में। तो उनका ये नैरेटिव का वॉर इंडिया बहुत बुरी तरह हार जाता है। तो नैरेटिव का वॉर सोशल मीडिया पे लड़ा जाता है, सोशल मीडिया पे। अब तुम छोटे बच्चे हो तो मैं क्या ही बताऊँ तुमको, बहुत इंडिया इसमें बहुत पांचट है। नैरेटिव का वॉर हम जीत ही नहीं पाते। इतना पाकिस्तान को हमने इतना मारा, अभी ऑपरेशन सिंदूर में इतना मारा, इतना, मेरे को तो इतना मजा आ रहा था। मैं रात में 4-4 बजे तक न्यूज देखते रहता था, सुबह 6 बजे से उठ के वापस चालू कर देता था। इतना मजा आ रहा था। और पाकिस्तान ने लास्ट में 1-2 दिन उसने इतनी फेक न्यूज चलाई कि सारे सारे दुनिया को लगा कि पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ है। पूरी दुनिया को मालूम पड़ गया था कि पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ है। लेकिन पाकिस्तान ने ऐसी खबरें चलाई कि अब पूरी दुनिया सोचती है कि जितना नुकसान पाकिस्तान को हुआ है उतना ही नुकसान इंडिया को भी हुआ है। इंडिया को तो एक खरोच तक नहीं आई। हमने पाकिस्तान की वाट लगा डाली, इंडिया को तो खरोच भी नहीं है, ये रियलिटी है। लेकिन पूरी दुनिया को लगता है कि पाकिस्तान ने भी इंडिया पे बहुत हमला किया। तो हम दुनिया में भारत जो है, पाकिस्तान है भिखमंगा, इंडिया है इधर। लेकिन दुनिया वालों के नजर में पाकिस्तान भी है भिखमंगा और इंडिया भी बन चुका है भिखमंगा। ये नैरेटिव का वॉर हमें ऐसे नुकसान पहुंचाता है, ऐसे नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, दुनिया की नजरों में हम गिर जाते हैं। तो हमको पाकिस्तान को जब मौका मिले और जब मौका नहीं भी मिले धोते रहना, ये हमेशा। अभी देखो तुम बच्चे, मैं तुमको प्रेडिक्शन बता दूं, 19 जुलाई से लेके 26 जुलाई के बीच में ऑपरेशन सिंदूर का पार्ट 2 चालू होगा। ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर का पार्ट 2 चालू होगा। अभी हमने पॉज लिया हुआ है। हम पूरी दुनिया में अलग अलग देशों को व्यस्त कर दे रहे हैं। जो पाकिस्तान के दोस्त है ना, उनको हम अलग अलग कामों में बिजी कर दे रहे हैं, और जब वो बिजी हो जाएंगे तब हम पाकिस्तान को ऐसा धोने वाले इस बार, निरमा लगा लगा के 5 बार वे पानी में डुबा के। वापस भैया भार्गवी को उधर भेज देने का। उत्कर्ष पूछो। भैया करेक्ट डाउट है। पूछो भैया विधि जल्दी, अभी रैपिड फायर, अभी फटाफट आंसर दूंगा। भैया मतलब जो ऐसे पैसे लूटते हैं ना पाकिस्तान वाले, तो हाँ, वो हम तो कुछ उसका एक्शन लेते तो है नहीं। तो ऐसा कोई है क्या, मतलब कोई सीक्रेटली जाके पाकिस्तान के पाकिस्तान वाले पैसे कैसे लूटते पता है तुमको? इंडिया में पाकिस्तान वाले पैसे कैसे लूटते हैं? बॉलीवुड की मदद से। भैया अभी भैया आमिर एक आमिर खान की थी, मूवी वो आई है ना, सेकंड हुई सितारे थी। जमीन पर। तो सितारे जमीन पर तुम देखना, जो कैमरा क्रू है, जो फोटो एडिटिंग क्रू है, जो वीएफएक्स क्रू है, जो म्यूजिक डिजाइनर है, जो म्यूजिक कंपोजर है, आधे लोग जो है पाकिस्तानी होते हैं। तो जब हम बोलते हैं ना कि आमिर खान की मूवी ने सितारे जमीन पर भारत में 1,000 करोड़ कमाए, इतना सुपर हिट मूवी निकली, तो उस 1,000 करोड़ में से 500 करोड़ पाकिस्तान को जाते हैं। ये पाकिस्तान का पैसा कमाने का जरिया है। तो ये बॉलीवुड नहीं है, ये उर्दू बुड़ है, उर्दू बुड़, पाकिस्तान बुड़ है, कि वहां से पैसा कमाते हैं ये सारे। आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान, ये सब लोग अंडरवर्ल्ड में वगैरह फंडिंग करते हैं, और नहीं करा तो इनके जान को खतरा रहता है, इसलिए इनको करना पड़ता है। हाँ, विधि का क्वेश्चन रुक गया। मैं इसका आंसर बहुत डिटेल में देना चाहता था, लेकिन आज हमारे पास समय नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं। उत्कर्ष पूछो, कभी और पूछना विधि। भैया बोलो। आपने जो अभी न्यू दिल्ली का पढ़ाया, वो हाँ, न्यू दिल्ली के पहले वो क्या था, मतलब गांव न्यू का दिल्ली के, नाम? हाँ, वो दिल्ली का बेटा, दिल्ली, दिल्ली में न्यू एरिया बना था, उसका नाम हो गया न्यू दिल्ली। नीति पूछो। सर आपने बोला था कि लीडर्स को बचाना पड़ता है,
पर अगर कोई फाइट करने को सोल्जर है तो लीडर क्या करेगा? सोल्जर्स प्लेंटी होते हैं बेटा। और हाँ ऑफ कोर्स बेटा, दोनों बैलेंस करना पड़ता है, सोल्जर्स का नंबर भी और लीडर भी। लेकिन जब मैं बोलता हूँ कि लीडर को बचाना जरूरी होता है, तो मैं वो बोलता हूँ ऐसे नहीं कि पूरी इंडियन आर्मी को दांव पर लगा दो मोदी जी को बचाने के लिए, नहीं नहीं नहीं। अगर इंडियन आर्मी में 20 लाख सोल्जर्स है, मैं इंडियन आर्मी का एग्जांपल नहीं लेना चाहूंगा, ठीक है। अगर किसी आर्मी में 1 लाख सोल्जर्स है, 1 लाख सोल्जर, छोटी सी कंट्री है हमारी इंडिया में, पता है आपको कितने सोल्जर्स है इंडिया में? अभी एक्टिव मिलिट्री जो है 20 लाख है, और रिजर्व मिलिट्री अराउंड 1 करोड़ है। रिजर्व्ड मतलब वो जिनको जंग के समय में अगर एक फोन कर दिया, एक मैसेज कर दिया बॉर्डर पे आ जाओ, तो 15 मिनट में आ जाएंगे। इतनी 1 करोड़ की है। इंडिया की लार्जेस्ट मिलिट्री है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। और सबसे स्ट्रांगेस्ट है, यूएस से चाइना से। आपको नैरेटिव में, न्यूज में आपको कितना भी दिखा जाए कि अमेरिका ऐसा है, अमेरिका वैसा है, हम एक बुक का भरेंगे या 10 अमेरिकी गिर जाएंगे। इंडिया की फिजिकली ब्रूटल स्ट्रेंथ जो है, इंडियन सोल्जर्स की ब्रूटल स्ट्रेंथ, ये मसल पावर, ये सबसे खतरनाक होती है, भैया ठीक है। तो सुनो सुनो सुनो, 1 लाख सोल्जर्स अगर दाव पे लगा दिए जाए एक लीडर के लिए, इट इज नॉट गुड। लेकिन अगर 1,000 तक भी सोल्जर, 100 टू 10 से लेके 1,000 तक सोल्जर अगर एक लीडर के लिए शहीद हो जाते हैं, एक बहुत एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट लीडर के लिए मर जाते हैं, तो चलता है। और वो लीडर सच में उतना जरूरी था क्या, उसका एनालिसिस किया जाता है, तभी उसको इतनी बड़ी सिक्योरिटी दी जाती है उस लीडर को। मोदी जी भैया के गार्ड कितना पता है? मोदी जी को बचाने के लिए 2,000 पर्सनल रहते हैं सिर्फ मोदी जी को बचाने के लिए। और तुमको बचाने के लिए तुम्हारे गली में एक सिक्योरिटी वॉचमैन रहता है, और ये रहता है नार्कोस कमांडो, एकदम खतरनाक, ठीक है। ये एकदम खतरनाक वाले कमांडो रहते हैं, ठीक है। और भैया तुम्हारे सोसाइटी में रहता है एक काका जो गुटखा खाते रहते हैं, ठीक है। तो बहुत फर्क भैया है। मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं मजाक कर रहा हूँ, हाँ जी। रुको भाई, अरे तुम जो भी भैया भैया कर रहा है वो अपना माइक ऑन करके बोलो, ये हैंड रेज करके बोलो, बिना हैंड रेज का मैं नहीं लूंगा। राम पूछो जल्दी, राम भैया जो जल्दी करो। एरोप्लेन्स होते हैं वो हवा में उड़ते हैं, तो वो तो बादलों के ऊपर एकदम हाइट में जाते, तो वो नीचे पूरे बादल बादल होते हैं, तो फिर बाद में उनको तो नीचे का कुछ दिखता नहीं होगा, तो जब वो टेक तो ऑफ कर कर बेटा, जो जो लैंड करने पायलट, को जाते तब राम 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 उनको राम कैसे राम राम दिखता राम है? राम 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 राम, कितना भगवान का नाम ले लिया मैंने, तुम्हारा नाम नमन से राम ही कर दो। देखो, पायलट कभी भी पायलट कभी भी कांच में से सामने देख के नहीं दिख रहा है, अरे दिख रहा है कि दिख रहा है, कि ले ले नीचे, ऐसे नहीं करता है ना। खिड़की कपड़े से, अपने रुमाल से कांच नहीं पहुंचता है। उधर रेडार लगा होता है अंदर, रेडार। उसको रेडार पे हाइट कितनी है, अल्टीट्यूड मीटर पे, अल्टीमीटर पे ऐसे सारे डिवाइस लगे होते हैं। इतना बड़ा कॉकपिट देखा है कभी मूवी में? कितने सारी मशीन 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 होती है। आदि क्या, हमको तो कुछ समझ ही नहीं आती। तो पायलट ऐसे ही थोड़ी कि कोई भी जाएगा, हलवा बस का ड्राइवर चले जाएगा और बन जाएगा, पौ 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 पौ। चले जाएगा क्या? नहीं चले जाएगा। पायलट बनने के लिए बहुत ट्रेनिंग होती है भाई। तो वो सारा इंस्ट्रूमेंट पढ़ना पड़ता है। कांच के नीचे ऐसे डोक के नहीं देखते, खिड़की खोल के देखो जरा कितना नीचे है, ऐसे नहीं चलता, या तो ठीक उनको है। पता कैसे चलता है कि सिटी आ रही है नीचे? वो सारा मैप्स वैप्स रेडार वेडार सब होता है उनके पास में, सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तुम पायलट बनना चाहोगे, तुम बन जाना, तुम मत बनना, तुम खिड़की खोल के देखोगे। चलो अगला लास्ट, उत्कर्ष पूछो जल्दी, उत्कर्ष। सर पार तक है मेरे को। न्यूज में ऐसा दिखा रहे हैं कि है ना, हमने पाकिस्तान के लिए ऐसी मतलब टेक्नोलॉजी निकाली कि हम 10 सेकंड में 90 कंट्री को है ना ये कर एक सकते हैं। एक बात बताओ, सच्ची बात बताओ, सच्ची बात बच्चों, कभी भी न्यूज को, कभी भी जो न्यूज आती है ना न्यूज चैनल पे, वो सच नहीं होती है। लेकिन अगर किसी दिन तुम्हें भारत के लिए कुछ करना रहे, तो भारत की प्रशंसा करने वाली इतनी फेक न्यूज बनाना और पूरी दुनिया में फैला देना कि पूरी दुनिया मानने लग जाए कि भारत बहुत शक्तिशाली। कोई भी न्यूज पूरी तरह सच नहीं होती, ठीक है। कुछ ऐसे एप्स होते हैं, टेलीग्राम, ट्विटर, और उसपे भी कुछ कुछ बहुत ऐसी लिमिटेड स्पेसेस होती है जहाँ पे सबको एंट्री नहीं होती है, कुछ कुछ लोगों को ये एंट्री होती है, और वहां पे दुनिया में सच्ची में सब कुछ क्या हो रहा है वो मिलता है। जैसे अभी अहमदाबाद में एरोप्लेन क्रैश हुआ, दुर्भाग्यपूर्ण था कि वो उतने पैसेंजर भी मारे गए, और हॉस्टल में वो सारे मेडिकल स्टूडेंट्स भी मारे गए। न्यूज में क्या बताया गया कि एरोप्लेन में खराबी थी, सच्ची में ये था कि कोई तो भी एनिमी ने हमारा एरोप्लेन सैबोटेज किया है। सैबोटाज करना मतलब
जानबूझ के एरोप्लेन टेक ऑफ होने से पहले उसमें कुछ तो खटपट की है, और अभी हम चुपचाप शांति से उस एनिमी को ढूंढ रहे हैं। और जब हमें वो मिल जाएगा तो हम पूरी दुनिया में अनाउंस नहीं करते, हमारी खुफिया एजेंसी अनाउंस नहीं करती कि हमको मिल गया पाकिस्तान, नहीं, हम साइलेंटली उस एनिमी के घर पे जाते हैं, हमारे जासूस भेजते हैं, रात में 2 बजे नॉक नॉक करते हैं, वो बाहर आता है, ठोक देते हैं, उसकी लाश ठिकाने लगा के शांति से आ जाते हैं। सब कुछ शांति से होता है, एवरीथिंग वर्क्स इन साइलेंस। ठीक है, आप बच्चों, भैया चेक करो, रिकॉर्डिंग तो स्टार्ट नहीं है। क्यों करते हाँ हैं? रिकॉर्डिंग है ना, चलो रिकॉर्डिंग है ना, चलो कोई ऐसे बात नहीं। मैं मुझे अभी भैया आज का ओवर, आज का ओवर भले सुन, ऑफलाइन में किसको किसको घर पे जाने का है? तुम्हारा क्लास 6:30 तक था क्या? अरे वाह वाह, अपने पास बहुत टाइम है, वाह, मुझे लगा कि 6 बजे तक ही था, इसलिए मैं टेंशन कर रहा था कि मुझे नीचे से फायरिंग आ जाएगी, आंटी की 2-4 मिसाइल आ जाएंगे मेरे ऊपर, बहुत लेट हो गया, 6 के बाद 6:20 हो गए। तो भैया चलो अभी अपन क्वेश्चन ले सकते हैं, हैंड रेस करना शुरू करो, अपन क्वेश्चन ले रहे हैं, भैया रैपिड फायर लेंगे, क्वेश्चन रेस कर लो, हैंड रेस कर दो, अपन क्वेश्चन लेंगे भाई साहब। चलो पूछो स्वरा भाई। भैया ज्यादा देर नहीं वापिस है, 10 मिनट है। नेहरू जी ने ये जगह वापस क्यों नहीं ली? ये पाकिस्तान के पास जो चले गया और अक्साई चीन जो चले गया, नेहरू जी ने वापस क्यों नहीं ली? मजाकिया आंसर, नेहरू जी फट्टू थे। और इंग्लिश स्टैंडर्ड आंसर, नेहरू जी वॉज अ कावर्ड। और एक्चुअल आंसर, रियल आंसर, नेहरू जी गांधीवादी विचारधारा के थे। वो बोलते थे कि अगर हमें कोई एक थप्पड़ मारे एक गाल पे, तो हमें हमारा दूसरा गाल आगे कर देना चाहिए। और मैं भी गांधी जी में मानता हूँ, मैं भी गांधी जी में मानता हूँ, अगर कोई हमको एक थप्पड़ मारे तो हमको हमारा दूसरा गाल आगे कर देना चाहिए। दूसरे गाल पे मारे तो गांधी जी ने ये तो नहीं बताया कि दूसरे गाल पे मारने के बाद क्या करना है, फिर उसका हाथ पकड़ के उसको 4 घूंसे मारे। ठीक है, बस। नहीं नहीं नहीं, रुक रुक, लूला मारो, क्लास चालू, क्लास का विषय। भाई इधर देखो, सुनो सुनो सुनो, सारे बच्चे ध्यान से सुनो, मैं एक तुमको बता देता हूँ। गांधी जी जो है, गांधी जी, एक वर्ड पढ़ा रहा हूँ मैं तुमको, उनका दुनिया का विजन था यूटोपियन विजन। यूटोपियन विजन या यूटोपिया, यूटोपिया मतलब पता है? यूटोपिया मतलब एक ऐसी दुनिया जिधर एक भी चोर नहीं है, जहाँ सब सज्जन व्यक्ति है, जहाँ सारे मानव बहुत भाईचारे से घुल मिल के एक साथ में रहते हैं। क्या ऐसी दुनिया कभी रही है? ऐसी दुनिया कभी थी? नहीं ऐसी दुनिया आज है? ऐसी दुनिया कभी होगी? नहीं। तो नहीं गांधी जी सपने में जीते थे। ठीक है, गांधी जी की जो दृष्टिकोण था, गांधी जी का दुनिया को देखने का जो नजरिया था, उसने हमें बहुत क्षति पहुंचाई है। क्षति मतलब बहुत नुकसान किया है हमारा देश का, क्योंकि गांधी जी हमारे देश को डीमिलिटराइज करना चाहते थे। गांधी जी बोलते थे मिलिट्री की कोई जरूरत नहीं है, डीमिलिटराइज कर दो। लोग पूछते थे गांधी जी आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? गांधी जी बोलते थे देखो भाई, हमने अगर हमारे हथियार छोड़ दिए तो बाकी के दुश्मन क्या सोचेंगे? अरे, भारत तो हमसे युद्ध नहीं करना चाहता, तो वो भी खुश होकर हथियार छोड़ देंगे। और हमने ऐसे ही करते हथियार छोड़े, और चाइना आके हमको 2 घुसे मार के गया। हाँ तो हमको ऐसा नहीं करना है। अब हमको किसी को उगच नहीं मारना है। तुम देखो, हमको किसी को उगच कभी नहीं मारना है, लेकिन हमको हमेशा हाथ में हथियार लेकर चलना, हमको हमेशा हाथ में हथियार लेकर चलना है। अब मैं आप बच्चों को कुछ दिखाता हूँ, बड़े ध्यान से सुनो, आप सीख लोगे। भाई यहाँ पर वो इधर देखो, इधर देखो, इधर इनका देखो, इधर भैया देखो, इधर देखो, इधर भैया देखो, इधर देखो। कोई एक अरे देखो तो एक सही भाई, तो देखो तो मारना सही भाई। अरे रुक जा भाई दीदी, रुक जा दीदी, रुक जा दीदी, तेरा नाम भगवान का भी नहीं है, मैं तेरा नाम जाप नहीं करूंगा, रुक जा। भाई इनको देख लो, ये गणेश जी है, तुम सबके फेवरेट गणपति बप्पा। 1 2 3 4, गणपति बप्पा सुपरस्टार। गणपति बप्पा के हाथ में क्या है? एक हाथ में फूल है, दूसरे हाथ में क्या है? परसा है, परसा। एक्स है, एक्स, काटने के लिए, किसको काटने के लिए? फूल काटेंगे उससे वो, हैप्पी बर्थडे करेंगे, वो हैप्पी बर्थडे का केक काटेंगे वो? नहीं। ये राम जी के पास में धनुष्य बाण है, ये क्यों है? उनको आर्चरी कंपटीशन में जाना है, ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लाना है? नहीं नहीं, भैया राक्षस वो उनको कोई मौत सेल्फ के घाट डिफेंस उतार के देंगे। लिए ये शिव जी है। ठीक है, शिव जी के पास में क्या रहता है? क्या रहता है? त्रिशूल। है। ठीक है, हाँ, ये शिव जी के पास में क्या है? त्रिशूल। ये डेकोरेशन के लिए रखा है, डेकोरेशन के लिए उनके पास में? नहीं नहीं ना, सेल्फ है ना? डिफेंस हाँ हाँ जी। ठीक है, अब देखो अपन देखते हैं थोड़ा सा और फोटोज देखते हैं अपन। ये दुर्गा माता है, क्या लगता है? ये स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन के लिए जा रही है?
नहीं ना। नहीं, इतने सारे हथियार क्यों लेकर जा रही है? क्योंकि जो दानव सेल्फ है डिफेंस उनके सर शायद। धड़ से अलग कर दिए जाए। ठीक है, समझ आ रहा है? ये सारे के हाँ, सारे हनुमान जी जो है, हनुमान जी गदा क्यों कैरी करते हैं? उड़ने के लिए। वो डोरेमोन का बैम्बू कॉप्टर है क्या? नहीं ना। नहीं, ठीक है, तो हमारे जो देवी देवता है, हम एक वॉरियर ट्राइब है। हम कौन है? वॉरियर ट्राइब है। हम कोई गांधीवादी ट्राइब नहीं है। हम हमेशा से योद्धा थे। पिछले 100 वर्षों में हम नपुंसक बन गए। हमने हमारे हथियार छोड़ दिए और हम फट्टू कहलाने लगे। पूरी दुनिया हम पर हंसती है। नपुंसक मतलब जिससे कुछ नहीं होगा। तू तो बस बोलते रहता है तुझसे कुछ नहीं होगा। हमारे जितने भी देवी देवता है, सभी या तो बुद्धि के हथियार, या तो अपना दिमाग से हथियार, या तो शस्त्र हाथों में कार्य करके चलते हैं। काली माँ तो राक्षसों की मालाएं, उनकी मुंडिया काट के उनकी मालाएं लटका के चलती है अपने गले में। ठीक है, तो सब बच्चों ने कभी भी गांधीवादी नहीं बनना, गांधीवादी विचार भी नहीं रखना। भैया मेरे को एक ठीक है, डाउट, क्योंकि जो ये देखो, भैया वो ये है, किसने उनके एक मिनट जी, फैन। इनकी पूजा करते हैं हम। इनकी पूजा करते हैं हम। शी इज काली माँ, द मोस्ट फिरोशियस उग्र अवतार ऑफ भगवान। ठीक है, ये किसकी मुंडिया पहनी उन्होंने? मासूम लोगों की नहीं, राक्षसों की। राक्षसों को काट के उनका सर धड़ से अलग करके उनका रक्त पीती है काली माँ। ठीक है, और हम इनकी पूजा करते हैं। हम अच्छे इंसानों को नहीं मारते। हम पशुओं को, प्राणियों को, कीड़े मकोड़ों को भी नहीं मारते। लेकिन जो दानव होते हैं, जो राक्षस होते हैं, हम उनको मौत के घाट उतार देते हैं। ये हमेशा से हमारी परंपरा रही है। बात समझ आ रही है तुम बच्चों को? पक्का? ओके। भैया पर हाँ जी, वो गांधी अभी एक को विधि विधि रुको 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 रुको, मैं फॉलो पूछूंगा, नाम लूंगा। विधि रुको 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 रुको, विधि रुको 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 रुको। अंकिता, हाँ ये रियल पिक्चर से भगवान की, मतलब ये पेंटिंग बनाई गई है। असली में भगवान मन में आते हैं, सपने में किसी लोगों को दृश्य दर्शन देते हैं। जो बहुत भगवान की भक्ति में बहुत विलीन होते हैं ना, उनको देते हैं। जैसे काली माँ का अवतार किसको मिला था पता है? हमारे इंडिया में अभी 100 साल पहले एक जन को, अभी भी बहुत जनों को मिलता है, रामकृष्ण परमहंस। देखो, रामकृष्ण परमहंस जो थे, काली माँ ये थे रामकृष्ण परमहंस। ठीक है, ये जो बैठे हुए हैं यहाँ पे, इनको काली माँ बहुत बार, अनेकों बार आके दर्शन दिया करती थी। और ये काली माँ के बहुत बड़े भक्त थे। ये अपने हाथ से जब काली माँ की मूर्ति को खाना खिलाते थे, तो काली माँ की जीभ बाहर आके वो खाना, वो प्रसाद ले लिया करती थी। इनके हाथों से निवाला ले लिया करती थी। ठीक है, और ये कौन है पता है? रामकृष्ण परमहंस। जिन स्वामी विवेकानंद को हम इतना जानते हैं, ये स्वामी विवेकानंद के गुरु है, ये उनके टीचर है। ठीक है, ओके। तो ऐसे कई लोग होके गए, माता आती है। बोलो बोलो चैतन्य जी बोलो। नहीं नहीं लगाते बेटा, बहुत सिक्योरिटी। चैतन्य ने पूछा, अगर मोदी जी के गाड़ी के नीचे किसी ने बॉम्ब लगा दिया, तो बेटा मोदी जी के घर के 50 किलोमीटर में इतनी सिक्योरिटी रहती है। मोदी जी किधर चलते हैं ना, तो सैटेलाइट से इतनी सिक्योरिटी रहती है, कोई उनके आसपास परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ठीक है, मनीष जी बोलो। जिनके आंग में देवी आती, मनीष ने पूछा, तो सच में आती क्या? कुछ कुछ लोगों के आंग में सच में आती है, लेकिन आज कलयुग है, लोग दिखावा करते हैं। झूठ का युग है ये, काल राक्षस का, असुरों का युग है। तो बहुत लोग दिखावा करते हैं, झूठ बोलते हैं। लेकिन जिनके कुछ कुछ लोगों के इसमें आती भी है, वो बातें सच है, वो सारी बातें सच है। बोलो। ओके, चलो राम पूछो जल्दी, राम। भैया हम भारत के लोग जो है उन्होंने हमने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और अक्साई चीन वापस क्यों नहीं लिया है अब तक? ले रहे हैं, धीरे धीरे ले रहे हैं, धीरे धीरे ले रहे हैं। जब ये देखो राम, जब अक्साई चीन हमारे देश से चुराया गया था ना, तब चाइना के पास में अगर 1 रुपया था, तो इंडिया के पास में भी तब 1 रुपया था। तब हम उसकी बराबरी कर सकते थे। लेकिन आने वाली सरकारों ने मेहनत ली नहीं, वापस लाने की कोशिश करी नहीं। और आज चाइना के पास में 18 रुपए है, और आज इंडिया के पास में 4 रुपए है। मतलब चाइना और इंडिया में तब जितना गैप था, अब चाइना और इंडिया में बहुत बड़ा गैप है। तो हमको पहले ये गैप क्या करना पड़ेगा राम? ये गैप फिल करना पड़ेगा, ये गैप कवर करना पड़ेगा। उसके बाद हम चाइना को बराबरी की टक्कर दे पाएंगे और लेंगे। और वी आर वर्किंग टुवर्ड्स या इट बेटा। फिर हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को क्यों नहीं ले रहे? वो तो बहुत ऐसे कम ताकतवर है ना पाकिस्तान। हाँ बेटा, पाकिस्तान तो भिखारी है, उसको तो हम एक दिन में खत्म कर सकते हैं, एक दिन में। या फिर लेकिन हमने क्यों नहीं पाकिस्तान लिया? चलाता कौन है?
पाकिस्तान चलाता कौन है? चाइना और अमेरिका। जब आप पाकिस्तान सुनते हो ना, तो पाकिस्तान इज नॉट पाकिस्तान। पाकिस्तान इज अ प्रॉक्सी। प्रॉक्सी मतलब वो आपको, ये आपका झूठा दुश्मन है। पाकिस्तान का नकाब पहने, पाकिस्तान का मास्क पहने सच्चे दुश्मन कौन है? चाइना एंड अमेरिका। रियल दुश्मन कौन है? चाइना। रियल एनिमी इज चाइना, राइट? पाकिस्तान इज नथिंग, इट इज स्लेव ऑफ चाइना, इट इज चाइना, इट इज सम पार्ट ऑफ चाइना। स्वरा पूछो। मैं पूछूं? पूछो पूछो जल्दी। भैया, मतलब जो गांधी जी है उनके अरे विधि फोटोज रुको, तो। तो स्वरा को पूछने दो। विधि रुको, स्वरा पूछो 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 पूछो। स्वरा पूछते ही नहीं हो। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर होता है, वैसे आईओके क्यों नहीं होता है इंडिया ऑक्यूपाइड पाकिस्तान, सॉरी कश्मीर? नहीं, इंडियन ऑक्यूपाइड बेटा, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर क्यों रहेगा? क्या हमने कश्मीर पर ऑक्यूपेशन किया है? क्या हमने कश्मीर बलजबरी ले लिया है, छीन के लिया है? नहीं, कश्मीर तो हमारा है ना। जब वो हमारा है तो हम उसको ऑक्यूपाई क्यों करेंगे? स्वरा, आप आपके घर पे कब्जा करोगे क्या? नहीं आज भैया। रात में जब आपके मम्मी पापा सो रहे होंगे, तो क्या आप आपकी बारबी डॉल और ब्रश टूथपेस्ट लेके आपके ही घर पे कब्जा कर लोगे? नहीं, जो हमारा है उस पे कब्जा क्यों करेंगे? ठीक है, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर कुछ नहीं है, लेकिन आने वाले वर्षों में इंडियन ऑक्यूपाइड पाकिस्तान जरूर रहेगा। और इंडियन ऑक्यूपाइड पाकिस्तान भी नहीं रहेगा, पाकिस्तान भी हमारा ही था। ठीक है, मिष्टी जी पूछो, मिष्टी। भैया, जब आपने बोला कि पाकिस्तान का रियल एनिमी चाइना और अमेरिका है, पाकिस्तान का तो ये फिर चाइना नहीं है, पाकिस्तान ही चाइना है। पाकिस्तान बस एक मास्क है। मास्क पहन रखा है, मास्क। मास्क के पीछे, पर्दे के पीछे कौन है? चाइना। चाइना। मास्क पाकिस्तान है। देखो, पाकिस्तान को जब हम धुलाई करते हैं, तो चाइना रोता है दुनिया में। चाइना खुद की पच्ची कराएगा क्या? चाइना खुद की बेइज्जती कराएगा? मैंने तो इंडिया से हाँ। मार खा लिया, नहीं। तो रोने के वक्त पाकिस्तान आगे हो जाता है, पाकिस्तान रोते बैठता है। और जब कभी मुश्किल से वो जीत पाता है, जो कि वो 50 साल पहले ही जीतता था, तो उसका क्रेडिट चाइना ले लेता है कि हमारे वजह से जीत गया पाकिस्तान। ठीक है, और जब पाकिस्तान आता है तो चाइना उसको बोलते हैं भाग इधर से, हट हट बोल देते हैं। तू चलो, मैं तेरे साथ मेरा नाम नहीं खराब कराऊंगा, ऐसे बोल देते हैं। अभी अगला, राम पूछो। भैया, राम जैसे कि नहीं, राम रुको 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 रुको, तुमने पूछा है पहले। संस्कृति पूछो भैया मुझे दो सवाल है। जल्दी। भैया, जो सरदार, मैंने एक वीडियो में सुना था कि जो सरदार, एक बार ना वोटिंग हुई थी हाँ हाँ, जिसमें बरोबर बरोबर जवाहरलाल। बरोबर 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 बरोबर, सरदार वल्लभ भाई पटेल ये भारत के पहले प्रधानमंत्री बनने वाले थे। और उनको 14 वोट्स पड़े थे, 15 में से 14 वोट्स। और एक वोट पड़ा था पंडित जवाहरलाल नेहरू, नहीं, इनको जीरो पड़ा था। पंडित नेहरू को जीरो पड़ा था, वन पड़ा था नन ऑफ द अबव। नहीं भैया, और कोई तो था, बट फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बने? हाँ जी, देखो, अभी जितने भी बड़े बड़े लीडर थे उस समय के, कांग्रेस के जो बड़े बड़े लीडर थे, वो सब एक साथ में आए। 15 बड़े लीडर थे, 15। उन्होंने बोला कि प्राइम मिनिस्टर कौन होना चाहिए? तो 14 जनों ने बोला सरदार वल्लभ भाई पटेल होने चाहिए। ऐसे ही तो नहीं बोला होगा, बहुत सोच समझ के बोला होगा। एक जन ने बोला कि कोई नहीं होना चाहिए, और 0 जन ने बोला कि जवाहरलाल नेहरू होने चाहिए। तो नेहरू जी को बहुत हर्ट हुआ। वो रोते 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 मम्मी करते गांधी जी के पास पहुंचे, और वो गांधी जी को बोले बापू। मम्मी बोलते बोलते बापू के पास पहुंचे, और उन्होंने बोला बापू, अगर आपने मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनाया, तो कसम भारत माता की, मैं गोकुल धाम सोसाइटी छोड़ के चला जाऊंगा। तो गांधी जी बोले तू रो मत बेटा। और गांधी जी बोल दिए, अगर नेहरू प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, तो मैं आमरण अनशन पर बैठ जाऊंगा, मैं खाने का त्याग कर दूंगा और मैं मर जाऊंगा। और गांधी जी की इस हट्ट को देख के, गांधी जी की इस जिद को देख के, सरदार वल्लभ भाई पटेल बोले कि जाने दो, मुझे कोई प्राइम मिनिस्टर बनने का लालच है नहीं, तो नेहरू जी आप बन जाओ, गांधी जी आप जिंदा रहो। दैट्स इट। और जैसे ही नेहरू जी प्रधानमंत्री बने, उसके कुछ दिनों बाद गांधी जी को गोली लग के गांधी जी टपक गए। और 3 साल बाद जहर से, थोड़ा थोड़ा जहर दे दे के सरदार वल्लभ भाई पटेल चले गए। और सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इनका इंडिया से पता कता साफ कर दिया गया, और वो साइबेरिया के, रशिया के एक जेल में बंदिस्त रह गए नेहरू जी के ऑर्डर पर, ताकि नेहरू जी सत्ता ले सके। नेहरू जी थे भल्लाल देव, लेकिन समय समय पर वो राजमाता शिवगामी देवी के पास में रोते रोते चले जाते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन धनश्री के पास है।
भैया मुझे 2 क्वेश्चन थे। जिनको जाने भागो, भैया जिनको जाना भागो, किसको लेने आना है? भैया 1 मिनट संस्कृति कंट्रोल, 1 मिनट संस्कृति कंट्रोल। हाँ चलिए बोल, सुनो ना, कल ले लेंगे ना? कल चलेगा? हाँ, एक काम करो, तुम घर पे जाके ऑनलाइन तो ज्वाइन करो, तब तक इनके आंसर दे ही रहोगे। भाग भैया, भैया ऑनलाइन बच्चों, मुझ पर फाइल मिसाइल की बमबारी पड़ रही है।